हिंदुस्तान दुनिया की चौथी इकोनॉमी बन गया। India has now surpassed Japan to become the world's fourth largest economy. रिसेंटली इंडिया वर्ल्ड की फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। 4.2 ट्रिलियन जीडीपी के साथ हम जापान के आगे निकल चुके हैं। लेकिन इन इकोनॉमीज को कैसे कंपेयर किया जाता है, जीडीपी का मतलब भी क्या होता है और उससे हमारे लाइफ में क्या फर्क पड़ता है। आई एम श्योर जब भी जीडीपी की न्यूज आती है हम चैनल बदल लेते हैं, या फिर जब भी कोई रील आती है तो हम उसको स्क्रॉल करके कच्चा बादाम वाले रील पे पहुंच जाते हैं। लेकिन आज के वीडियो में हम समझेंगे जीडीपी क्या है और उसका हमारे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। आर्थिक यांत्रिक में आपका स्वागत है और आज हम जानेंगे जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में। जीडीपी किसी भी रीजन में पर्टिकुलर पीरियड में प्रोड्यूस किए गए सारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की टोटल वैल्यू होती है। ये पीरियड जनरली क्वार्टर यानी 3 मंथ्स का या फिर 1 साल का हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ढोलकपुर नाम का एक गांव है जहाँ पे 2 फैमिलीज है। एक फार्मर की फैमिली है जिन्होंने साल भर में 2 लाख रुपए के चावल प्रोड्यूस किए, और एक फिशरमैन की फैमिली है जिन्होंने साल भर में 50,000 रुपए के फिश प्रोड्यूस किए। तो उस गांव का जीडीपी 2 लाख प्लस 50,000 यानी 2.5 लाख रुपीज बन जाएगा। नेक्स्ट ईयर उस गांव में एक नाई आया जिसने साल भर में 50,000 रुपए कमाए अपने हेयर कटिंग सर्विसेज से। तो उस गांव का जीडीपी बढ़ के 3 लाख तक पहुंच जाएगा। जीडीपी कंप्यूट करते समय किसी भी चीज के एंड यूजर ने उसकी कितनी वैल्यू पे की है वही कंसिडर की जाती है। फॉर एग्जाम्पल एक फार्मर ने 2 लाख रुपए के चावल प्रोड्यूस किए। वो चावल एक बिजनेसमैन ने खरीदे, चक्की में पीस के उसका आटा बनाया और वो आटा 3 लाख रुपए में फाइनल कस्टमर्स को बेचा। तो जीडीपी कंप्यूट करते समय ये 3 लाख रुपए सिर्फ कंसिडर किए जाएंगे। अगर आप उसको ब्रेक करके देखो तो इस पूरे ट्रांजेक्शन में फार्मर ने 2 लाख रुपए की वैल्यू ऐड की और उस बिजनेसमैन ने 1 लाख रुपए की वैल्यू ऐड की, जो टोटल मिलके 3 लाख रुपए का जीडीपी बन जाता है। एक्चुअली जीडीपी कंप्यूट करते समय सारे सर्विसेज और प्रोडक्ट्स के ग्रोस वैल्यू को ऐड किया जाता है। उसमें टैक्सेस भी ऐड करने पड़ते हैं क्योंकि एंड यूजर जब भी किसी चीज़ों को खरीदता है तो उन्हें अलग अलग तरीके के टैक्सेस पे करने पड़ते हैं, जैसे कि जीएसटी। उसमें से सब्सिडीज को माइनस करना पड़ता है क्योंकि कई चीज़ों पे गवर्नमेंट सब्सिडी देती है जिसका पैसा एंड यूजर को पे नहीं करना पड़ता। ये फॉर्मूला भले ही आसान दिखता हो, लेकिन किसी भी इकोनॉमी में सारे सर्विसेज और प्रोडक्ट्स की वैल्यू को ऐड करना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसलिए जीडीपी कंप्यूट करने के 2 और तरीके भी हैं। पहला तरीका है सारे एक्सपेंसेस को ऐड करना। अब ये कैसे वर्क करता है, हमने हमारे एग्जाम्पल में देखा एंड यूजर इतना भी पैसा पे करता है किसी भी चीज के लिए वही जीडीपी कंप्यूटेशन में हिस्सा लेता है। तो अगर हम सारे यूजर्स के एक्सपेंसेस को ऐड करें तो हमें जीडीपी की वैल्यू मिल सकती है। तो उसमें पहला यूजर होता है हम और आप जैसे नॉर्मल कंज्यूमर्स। तो हम अगर सारे कंज्यूमर्स के एक्सपेंसेस को ऐड करें तो एक कंपोनेंट जीडीपी का मिल जाएगा। सेकंड कंपोनेंट होता है गवर्नमेंट की स्पेंडिंग। हमारी तरह गवर्नमेंट भी बहुत सारी चीजें खरीदती है या बनवाती है, जैसे कि ब्रिजेस, रास्ते या फिर रेलवेज। इन सब का एंड यूजर गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट इन चीजों के लिए जो भी पैसा पे करेगी वो भी जीडीपी का हिस्सा बनेगा। थर्ड कंपोनेंट होगा सारे बिजनेस ने की हुई इन्वेस्टमेंट। अब इसका मतलब क्या है, कोई भी कंपनी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए या नया प्रोडक्शन करने के लिए अलग अलग प्लांट्स लेती है, इक्विपमेंट्स लेती है। यही सारी इक्विपमेंट्स यानी बिजनेसेस की इन्वेस्टमेंट है, ये भी जीडीपी का हिस्सा बन जाता है। इन तीनों यूजर्स के एक्सपेंसेस को ऐड करके हमें जीडीपी मिल सकता है। लेकिन इसमें एक और प्रॉब्लम है, कुछ चीजें प्रोड्यूस होके हम बाहर देश में बेचते हैं जिन्हें हम एक्सपोर्ट्स बोलते हैं। उसी तरीके से कुछ चीजें हम बाहर देश से खरीदते हैं जो एक्चुअली हमारे देश में प्रोड्यूस नहीं हुई। इसलिए इस कंपोनेंट को भी हमको हैंडल करना पड़ता है। तो जो भी एक्सपोर्ट हमने करे हैं वो हमारे जीडीपी का हिस्सा बनने चाहिए, इसलिए उसे ऐड किया जाता है। और जो इम्पोर्ट्स हमने बाहर देश से करे हैं उनको माइनस किया जाता है। इस तरीके से एक्सपेंसेस का यूज करके हम टोटल जीडीपी को कंप्यूट कर सकते हैं। जीडीपी मेजर करने का दूसरा तरीका है सबके इनकम्स को ऐड करना। अब ये कैसे वर्क करता है, सपोज हमने कोई चीज दुकान से खरीदी, तो जो भी वैल्यू हम पे करते हैं वो जीडीपी का हिस्सा बनती है। लेकिन उसी वैल्यू को हम अगर देखें तो ये वैल्यू किसी न किसी के इनकम का पार्ट बन रही है। ये कैसे, तो उसमें से कुछ पैसा दुकानदार का इनकम होगा, कुछ पैसा उसको बनाने वाले कंपनीज का इनकम होगा, कुछ पैसा उस कंपनी में काम करने वाले लेबर्स की इनकम होगा, और कुछ पैसा उस कंपनी को मटेरियल सप्लाई करने वाले अन्य बिजनेसेस का इनकम बनेगा। इन सारे इनकम्स को अगर मैं ऐड करूँ तो सेम वैल्यू बनेगी जो मैंने पे करी थी। तो एक्सपेंस के बदले अगर हम इनकम्स को भी ऐड करें तो भी हमें जीडीपी की वैल्यू मिल सकती है। इनकम्स को ऐड करने के लिए हम और आप जैसे सब लोगों की सैलरीज और वेजेस को ऐड किया जाता है। इसके अलावा हम रेंट में भी इनकम कमाते हैं तो रेंट को भी ऐड किया जाता है। इसी के साथ कई इन्वेस्टमेंट से हमको इंटरेस्ट रिटर्न मिलता है तो इंटरेस्ट को भी ऐड किया जाता है। और इसके अलावा जो बिजनेसेस है उनके जो प्रॉफिट्स है उनको ऐड किया जाता है। तो इन 5 कंपोनेंट से हमको टोटल इनकम मिलेगा जो हमारे जीडीपी को रिप्रेजेंट करेगा।
नॉर्मली हम जब भी जीडीपी का नंबर सुनते हैं, ये नॉमिनल जीडीपी होता है। नॉमिनल जीडीपी मतलब जीडीपी में चीजों के बढ़ते प्राइसेस को यानी इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं किया गया है। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारे गांव में 2 लाख रुपए के चावल प्रोड्यूस किए गए थे, जो लगभग 20,000 केजी चावल थे, यानी 1 केजी चावल की प्राइस 10 रुपया थी। अब नेक्स्ट ईयर भी हमारे गांव में 20,000 केजी चावल प्रोड्यूस किए गए, लेकिन अब की बार चावल की प्राइस 10 रुपए से बढ़कर 15 रुपया हो गई है। तो गांव का जीडीपी ऑटोमेटिकली 2 लाख रुपए से बढ़कर 3 लाख रुपया हो जाएगा। लेकिन क्या एक्चुअल प्रोडक्शन बढ़ा है? नहीं, उन चावल से उतने ही लोगों का पेट भरने वाला है। इसलिए रियल जीडीपी को समझने के लिए इन्फ्लेशन को यानी प्राइसेस को एडजस्ट करना जरूरी है। तो हम अगर ये जीडीपी बेस प्राइस से मतलब 10 रुपए के हिसाब से गिने तो फिर से मेरा आंसर 2 लाख रुपए ही आएगा। करंटली इंडिया रियल जीडीपी को मेजर करने के लिए 2012 के बेस प्राइसेस को यूज कर रही है। तो आपको भी जब भी कोई एनालिसिस करना हो तो नॉमिनल जीडीपी से रियल जीडीपी को प्रेफर करें। हमने ये तो सुना कि इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है जीडीपी वाइज, बट क्या ये सच है कि हम फोर्थ रिचेस्ट कंट्री है? ऑब्वियसली ना। अज्यूम करो एक गांव है जहाँ पे 1000 लोग रहते हैं और वो 1000 केजी गेहूं प्रोड्यूस करते हैं, और एक दूसरा छोटा गांव है जहाँ पे सिर्फ 50 लोग रहते हैं और वो 100 केजी गेहूं प्रोड्यूस करते हैं। अभी जबकि पहला गांव ज्यादा गेहूं प्रोड्यूस कर रहा है, दूसरा गांव कंपेरेटिवली ज्यादा खुशहाल है, क्योंकि वहां पे हर एक आदमी के पीछे 2 केजी गेहूं प्रेजेंट है। इसी तरह जीडीपी का भी सिर्फ नंबर देख के काम नहीं बनेगा, हमको पॉपुलेशन भी देखना पड़ेगा। तो इसलिए हम मेजर करते हैं पर कैपिटा जीडीपी। पर कैपिटा जीडीपी का मतलब होता है किसी भी कंट्री का जीडीपी डिवाइड बाय उस कंट्री की पॉपुलेशन। अगर हम पर कैपिटा जीडीपी की बात करें तो हमारा रैंक लगभग 136 है, मतलब हम अभी तक बहुत पीछे हैं। लेकिन जीडीपी का अपने आप में बड़ा होना यानी इकोनॉमी के बड़ा होना भी कुछ हद तक हेल्प करता है। समझो एक बड़ी जॉइंट फैमिली है जहाँ पे बड़ा भाई बहुत अच्छे पैसे कमाता है, तो वो छोटे भाइयों की कुछ हेल्प करके उन्हें भी अपने पैरों पे खड़ा कर सकता है। उसी तरह बड़े इकोनॉमी में रिच पीपल या फिर बिजनेसमैन को टैक्स करके उनके टैक्सेस से रोड्स, हाईवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर बन सकता है, जिसकी हेल्प सारे आम जनता को भी हो सकती है। जब भी आप किसी दो कंट्रीज के जीडीपी को कंपेयर कर रहे हो, आपको परचेसिंग पावर पैरिटी यानी पीपीपी पे ध्यान देना जरूरी है। अब इसका मतलब क्या है? इंडिया में ब्रेड का पैकेट 30 रुपए में बिकता है, वही यूएसए में $1 का बिकता है, यानी लगभग 80 रुपीज का बिकता है। तो जब भी इंडिया में एक ब्रेड का पैकेट बनेगा, इंडिया का जीडीपी 30 रुपीज से बढ़ेगा, जबकि यूएस का जीडीपी एक ब्रेड का पैकेट बनाने से 80 रुपीज से बढ़ेगा। अब एक्चुअली इस प्रोडक्शन में कोई डिफरेंस नहीं है, फिर भी डेवलप कंट्री का जीडीपी ज्यादा बढ़ रहा है। जब भी किसी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो जनरली चीज़ों की प्राइसेस बढ़ते जाती है। इसलिए अगर आप डेवलप कंट्रीज को कंपेयर करो तो वहाँ पे चीज़ों की प्राइसेस ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया। आज के दिन यूएसए का जीडीपी $30 ट्रिलियन है और इंडिया का जीडीपी $4.2 ट्रिलियन है। लेकिन अगर हम परचेसिंग पावर पैरिटी को एडजस्ट करें तो हमारा जीडीपी लगभग $15 ट्रिलियन जितना बनता है। इसका मतलब यह है कि यूएसए के लेवल पे पहुंचने के लिए हमारे प्रोडक्शन और सर्विसेज को एग्जैक्टली डबल करना होगा, तभी हम $30 ट्रिलियन तक पहुंच पाएंगे। पर यह भी इनफ नहीं होगा क्योंकि हमारी पॉपुलेशन यूएसए से कहीं ज्यादा है, तो पर कैपिटा के बेसिस पे हम पीछे ही रह जाए। जीडीपी क्या है, उसे कैसे कंप्यूट करना है, ये तो हमने समझ लिया। हमारे ये भी ध्यान में आ गया है कि बढ़ता जीडीपी ही अच्छे इकोनॉमिक ग्रोथ को जताता है। लेकिन जीडीपी को कैसे बढ़ाया जाए? ऑब्वियस चीज तो यह है कि हमको प्रोडक्शन बढ़ाना होगा, बट इसमें एक कैच है। हमारे गांव के एग्जांपल में वापस जाते हैं। फार्मर ने 2 लाख रुपए के चावल प्रोड्यूस किए। जब कोई बिजनेसमैन उन 2 लाख रुपए के चावल को खरीदता है, अपने चक्की में पीस के आटा बनाता है और वो आटा बेचता है, ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू 2 लाख से बढ़कर 3 लाख हो जाती है। इसका मतलब क्या है? हम अगर रॉ मटेरियल को टेक्नोलॉजी यूज करके उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट करें और उन्हें बेचे तो जीडीपी में बढ़ोतरी तुरंत हो सकती है। इसलिए हमें फोकस करना होगा कि डायरेक्टली रॉ मटेरियल या क्रॉप्स को बेचने के बजाय उनको प्रोसेस करके, प्रोडक्शन प्रोसेसेस यूज करके, नई टेक्नोलॉजी यूज करके हम फिनिश गुड्स को बेचे तो हमारे जीडीपी में हम तुरंत ग्रोथ देख सकते हैं। अब जीडीपी के यूज केसेस क्या है? सबसे पहले तो ये इकोनॉमिक सिचुएशन को बताता है। क्या हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है या नहीं कर रही है, यह हमें जीडीपी के नंबर से पता चलता है। इसके अलावा अलग अलग कंट्रीज के या रीजन्स के इकोनॉमिक्स को कंपेयर करने के लिए भी हम जीडीपी के नंबर को यूज कर सकते हैं। गवर्नमेंट भी अपने पॉलिसी मेकिंग में जीडीपी का इस्तेमाल करते हैं। हमें कितनी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, उसके लिए क्या अलग अलग पॉलिसीज बनानी होंगी, क्या इंटरेस्ट रेट रखने होंगे, ये डिसीजन गवर्नमेंट जीडीपी के नंबर्स को देख के ही लेता है। इसके अलावा इंटरनेशनल मार्केट्स में भी लोन्स या ग्रांट्स के लिए जीडीपी नंबर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हर कंट्री के लिए।
आप या हम जैसे इन्वेस्टर्स या फॉरेन इन्वेस्टर भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले जीडीपी का नंबर जरूर देखते हैं ताकि उनकी इन्वेस्टमेंट भी जीडीपी के साथ ग्रो हो। जीडीपी के कुछ लिमिटेशन भी हैं। सबसे बड़ा लिमिटेशन ये है कि जीडीपी इनइक्वालिटी को इग्नोर करता है। आप केजीएफ पे एग्जांपल देखिए। केजीएफ में बहुत सारा सोना माइन होता था और वो बेचा जाता था, मतलब करोड़ों में उसका जीडीपी था, लेकिन उसका फायदा चंद पावरफुल लोगों को हो रहा था, जबकि वहां के मजदूर दिन भर मजदूरी करते थे। ऐसी ही कुछ सिचुएशन साउथ अफ्रीका में करंटली है। उनका जीडीपी तो बड़ा है, लेकिन उनकी वेल्थ चंद अमीरों के हाथ में कॉन्सेंट्रेटेड। जीडीपी का दूसरा लिमिटेशन ये है कि वो अनपेड लेबर को इग्नोर करता है। जैसे हमारे हाउसवाइफ दिन भर अनपेड काम करती है या अन्य भी स्किलफुल काम होते हैं जिनके लिए एक्चुअल पेमेंट नहीं किया जाता, वो जीडीपी में रिप्रेजेंट नहीं होता है। जीडीपी को मेजर करना एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, और इंडिया जैसी इनफॉर्मल इकोनॉमी जहाँ पे बहुत सारे कैश ट्रांजेक्शन होते हैं, वहाँ पे इन सारे कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करना और जीडीपी का करेक्ट मेजर लेना एक डिफिकल्ट प्रोसेस है। इसलिए जीडीपी का नंबर एक्यूरेट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। आई होप आज के बाद जब भी आपके सामने जीडीपी का जिक्र होगा, आपको फर्क जरूर पड़ेगा। और नेक्स्ट टाइम वोट करते समय कास्ट के बजाय अन्य बहुत सारे पैरामीटर्स के साथ जीडीपी पे भी आपका ध्यान जरूर जाएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल आर्थिक एंट्री को। थैंक यू।